वेलकम टू द डिबेट। आज के इस डिस्कशन में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हर फैमिली लॉ प्रैक्टिशनर की टेबल पर हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आ रहा है। मॉडर्न वैवाहिक संबंधों के डायनामिक्स पूरी तरह से बदल चुके हैं और इस बदलाव के केंद्र में है स्मार्टफोन और खास तौर पर व्हाट्सएप जैसी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स। बिल्कुल। और आज हम इस बात का गहरा विश्लेषण करेंगे कि कैसे ये जो निरंतर डिजिटल कम्युनिकेशन है, इसने माता-पिता, विशेषकर पत्नी की माँ के हस्तक्षेप की प्रकृति को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। इस डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण नए जोड़ों के लिए मैरिटल बाउंड्रीज तय करना लगभग असंभव सा हो गया है। सही कहा। और इसी से हमारा आज का मुख्य सवाल उठता है कि क्या इस डिजिटल युग में जहां बाउंड्रीज लगभग खत्म हो चुकी हैं, हमें जेंडर न्यूट्रल गुजारा भत्ता यानी जेंडर न्यूट्रल एलिमनी लागू करना चाहिए, या फिर आईपीसी की धारा 498A जैसे सुरक्षात्मक प्रावधान आज भी उतने ही जरूरी है। मैं इस बात का पक्ष रखूंगा कि ये 24 घंटे का डिजिटल हस्तक्षेप न केवल विवाह की स्वायत्तता को खत्म कर रहा है, बल्कि 498A के भारी दुरुपयोग और एकतरफा गुजारा भत्ता कानूनों के जरिए पुरुषों को आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद कर रहा है। और मैं इसके विपरीत ये तर्क दूंगी कि तकनीक सिर्फ एक माध्यम है। मूल समस्या अभी भी हमारी गहरी पितृसत्तात्मक अपेक्षाएं हैं। मैं ये साबित करूंगी कि कुछ अर्बन मामलों को देखकर जेंडर न्यूट्रल कानूनों की जल्दबाजी करना और 498A जैसे अहम सुरक्षा तंत्र को कमजोर करना उन लाखों महिलाओं के लिए विनाशकारी होगा जो आज भी स्ट्रक्चरल असमानता का शिकार हैं। इसमें हम रोज देख रहे हैं कि पिछले एक दशक में मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट का स्वरूप कैसे बदला है। पहले के समय में जब एक लड़की शादी करके नए घर जाती थी तो एक फिजिकल दूरी होती थी, पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बहस होती थी तो उन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता था, वे लड़ते थे और फिर खुद ही सुलह कर लेते थे। लेकिन आज कम्युनिकेशन इंस्टेंट हो गया है, जो कि एक स्वाभाविक तकनीकी विकास है। इंस्टेंट तो हो गया है, पर इसका असर देखिए। कल्पना कीजिए, डाइनिंग टेबल पर पति पत्नी के बीच एक छोटी सी बहस होती है। 5 मिनट के भीतर वो बहस व्हाट्सएप के जरिए मायके पहुंच जाती है। दोपहर तक पत्नी की मां उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं और शाम तक दोनों परिवारों के बीच ईगो क्लैश इतना बढ़ जाता है कि बात लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने तक पहुंच जाती है। समाजशास्त्री आंकड़े बताते हैं कि माता-पिता के हस्तक्षेप और वैवाहिक अस्थिरता के बीच एक बहुत गहरा सांख्यिकीय प्रभाव है। अत्यधिक दखल वाले विवाहों में तलाक की दर 45% तक पहुंच चुकी है। यह सीधा सीधा मैरिटल ऑटोनॉमी का पतन है। आपकी ये डाइनिंग टेबल वाली एनालॉजी सुनने में बहुत दिलचस्प लगती है, लेकिन क्या आप उस तस्वीर का दूसरा पहलू देख रहे हैं? आप सारा दोष पत्नी की मां और उस व्हाट्सएप मैसेज पर मढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो नवविवाहित लड़की अपनी मां को मैसेज करने के लिए मजबूर क्यों होती है? भारतीय समाज की एक कड़वी सच्चाई ये है कि शादी के बाद महिला को अक्सर पति के परिवार में एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। कई मामलों में पति का अपनी मां के साथ जुड़ाव इतना हावी होता है कि वो अपनी पत्नी की जरूरतों से पूरी तरह नॉन अटैच्ड रहता है। ऐसे घुटन भरे माहौल में अगर व्हाट्सएप उस लड़की को अपने ओरिजिनल सपोर्ट सिस्टम से जोड़े रखता है तो वो हस्तक्षेप नहीं है, वो उसके लिए एक सर्वाइवल टूल है। सर्वाइवल टूल। मैं समझता हूं कि कुछ मामलों में ये सच हो सकता है, लेकिन फैमिली कोड्स की रियलिटी इससे बहुत अलग है। जब ये तथाकथित सपोर्ट सिस्टम रियल टाइम माइक्रो मैनेजमेंट में बदल जाता है, तब पति खुद को अपनी ही शादी में एक तीसरा पहिया महसूस करता है। पत्नी की मां ये तय कर रही होती है कि छुट्टी पर कहां जाना है, पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं, यहां तक कि घर का राशन कहां से आएगा। इसे हम साइकोलॉजिकल भाषा में एक तरह का उलझाव या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखिए, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पति के परिवार का दखल, उनके ताने और उनका माइक्रो मैनेजमेंट सामान्य और संस्कार माना जाता है, जबकि लड़की के परिवार का थोड़ा सा संवाद अत्यधिक हस्तक्षेप करार दिया जाता है। समस्या माध्यम में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम महिला की इंडिविजुअलिटी और उसके अपने परिवार से जुड़े रहने के अधिकार को आज भी दिल से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। आप सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब ये तथाकथित सपोर्ट सीधे पुलिस थानों तक पहुंच जाता है? और यही हमें 498A के दुरुपयोग के मुद्दे पर लाता है। हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के शिवांगी बंसल केस को ही देख लीजिए। ये केस हम फैमिली लॉयर्स के लिए एक क्लासिक उदाहरण है कि चीजें कैसे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं।
शिवांगी बंसल केस के तथ्य बहुत स्पेसिफिक थे। बिल्कुल थे, और वे एक खतरनाक ट्रेंड को दर्शाते हैं। इस मामले में पत्नी और उसके माता-पिता ने व्हाट्सएप पर हुए मामूली पारिवारिक विवादों को आधार बनाकर क्रूरता और दहेज का बिल्कुल झूठा केस दर्ज करा दिया। नतीजा, पति 109 दिन और उसका बुजुर्ग पिता 103 दिन जेल में रहे। जब डिजिटल हस्तक्षेप वैवाहिक कलह में बदलता है, तो पत्नी की मां या मायके की पहली सलाह अक्सर 498 की एफआईआर दर्ज कराने की ही होती है। ये एक नेगोशिएशन टूल बन गया है। मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी। शिवांगी बंसल जैसे मामले निश्चित रूप से न्याय प्रणाली पर एक धब्बा हैं। अदालत ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके विवाह भंग किया और बिना शर्त माफी मांगने को कहा, जो बिल्कुल सही था। अदालतों को ऐसे मामलों में सख्त होना ही चाहिए। लेकिन ठहरिए, क्या हम कुछ अपवादों और हाई प्रोफाइल अर्बन केसेस के आधार पर पूरे कानून को खारिज कर सकते हैं? जरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेमोग्राफिक डेटा पर नजर डालिए। लेकिन अपवाद अब अर्बन सेंटर्स में नियम बनते जा रहे हैं। नहीं, आंकड़े कुछ और कहते हैं। भारत में तलाक की दर मुश्किल से 1% के आसपास है, लेकिन इसके मुकाबले घरेलू हिंसा की दर आज भी 30% के करीब है। आज भी लाखों महिलाएं बंद दरवाजों के पीछे गंभीर शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार हो रही हैं। जब डाइनिंग टेबल की बहस सिर्फ बहस न रहकर हिंसा में बदल जाती है, तब 498A ही उनके लिए एकमात्र कानूनी उपाय होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है कि लगातार क्रूरता कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं कानून को पूरी तरह से हटाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। सवाल उसे निष्पक्ष बनाने का है। मैं मानता हूं कि घरेलू हिंसा एक गंभीर वास्तविकता है, लेकिन क्या हम उन हजारों पतियों की वास्तविकता को झुठला सकते हैं जिन पर सिर्फ इसलिए केस किए जाते हैं ताकि तलाक की शर्तों को पत्नी के पक्ष में मोड़ा जा सके? ये एक नेगोशिएशन टूल इसलिए लगता है क्योंकि सिविल रेमेडीज भारत में बहुत धीमी हैं। एक महिला के पास न्याय पाने के विकल्प ही कितने हैं? और यहीं से हमारा तीसरा सबसे अहम बिंदु निकलता है, जेंडर न्यूट्रल गुजारा भत्ता। सिविल रेमेडीज धीमी हो सकती हैं, लेकिन जब फैसले आते हैं तो वो पूरी तरह से एक तरफा होते हैं। आज के समय में पारिवारिक अदालतें कई पुरुषों के लिए आर्थिक फांसी का फंदा बन गई हैं। आर्थिक फांसी का फंदा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मैं कहूंगी थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द है। आप इसे ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि डेटा यही दिखा रहा है। 29% भारतीय पुरुष नेगेटिव नेटवर्थ होने के बावजूद गुजारा भत्ता दे रहे हैं। और ये सिर्फ ग्रामीण महिलाओं की बात नहीं है, जहां वे वास्तव में निर्भर है। शहरी क्षेत्रों को देखिए, जहां पत्नियां उच्च शिक्षित हैं, अच्छी खासी नौकरी कर रही हैं या कंटेंट क्रिएशन से कमा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फराह नाज केस का उदाहरण लें। उस केस में आय साबित नहीं हुई थी। वही तो विडंबना है। वहां पत्नी एक यूट्यूबर थी, अच्छी कमाई कर रही थी, लेकिन अदालत ने उसके गुजारा भत्ता के दावे को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उसकी यूट्यूब आय को स्पष्ट रूप से क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता था। आज के इस अर्बन सेटअप में, जहां महिलाएं समान रूप से कमा रही हैं, वहां केवल पति को एटीएम मशीन समझना क्या है? हम बीएनएसएस के युग में हैं, लेकिन अदालतों का दृष्टिकोण आज भी पुराना है, जहां वे डिफॉल्ट रूप से महिला को ही आर्थिक रूप से निर्भर मानते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 की जो भी नई व्याख्या हो, उसे अब पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। ये बात कागज पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये अर्बन यूट्यूबर्स और हाई अर्निंग महिलाओं के आंकड़े पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? बिल्कुल नहीं। भारत की बहुसंख्यक आबादी आज भी उस स्ट्रक्चर का हिस्सा है जहां फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दुनिया में सबसे कम में से एक है। अदालतों का प्राथमिक ध्यान हमेशा बच्चों और उस पक्ष के कल्याण पर होता है जो ऐतिहासिक रूप से कमजोर होता है। लेकिन वल्नरेबिलिटी का आधार सिर्फ जेंडर क्यों होना चाहिए? वर्तमान वित्तीय स्थिति क्यों नहीं? क्योंकि वित्तीय स्थिति सीधे जेंडर से जुड़ी है। जब विवाह टूटता है तो एक पुरुष की सिर्फ शादी टूटती है, लेकिन एक महिला अपना घर, अपना सोशल स्टेटस सब कुछ खो देती है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों की कस्टडी और अनपेड केयर वर्क का पूरा बोझ उसी पर आता है। झारखंड हाईकोर्ट के वंदना कुमारी मामले को देखिए। वहां अदालत ने स्पष्ट किया कि 40 लाख रुपए का गुजारा भत्ता पति को पनिश करने के लिए नहीं था, बल्कि 2 बेटियों के भविष्य, उनकी शिक्षा और उनके सर्वाइवल के लिए था। पूर्ण जेंडर न्यूट्रलिटी तभी संभव है जब समाज में समान अवसर और समान वेतन की गारंटी हो। एक गहरे असमान समाज में पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल कानून लागू करना असमानता को और बढ़ाएगा।
आपकी इस बात में दम है कि हमें बच्चों के भविष्य को देखना चाहिए, लेकिन हम उस शहरी डेमोग्राफिक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जहां मुंबई जैसे शहरों में तलाक की दर लगभग 19% तक पहुंच गई है। और इन मॉडल तलाकों में सबूत क्या होते हैं? वही डिजिटल साक्ष्य, जो हमारी आज की बहस का चौथा अहम पहलू है। पारिवारिक अदालतों में आज 45% से अधिक मामलों में व्हाट्सएप चैट्स, क्रूरता, एडल्ट्री या मायके के अनुचित हस्तक्षेप का प्राइमरी एविडेंस बन रहे हैं। डिजिटल साक्ष्य। आप अच्छी तरह जानते हैं कि फैमिली कोर्ट्स में व्हाट्सएप चैट्स को लेकर कितनी कानूनी पेचीदगियां हैं। बिल्कुल। एविडेंस एक्ट की धारा 65B के तहत जब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सही तरीके से सर्टिफाइड होते हैं तो वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। जब कोई पत्नी अपने मायके वालों के साथ मिलकर पति के खिलाफ साजिश रचती है या जब कोई पति मानसिक क्रूरता का शिकार होता है तो ये डिजिटल फुटप्रिंट्स झूठ नहीं बोलते। पहले कोर्ट्स में सिर्फ उसने ये कहा मैंने ये कहा वाली स्थिति होती थी। अब हमारे पास टाइम स्टैम्प सबूत होते हैं जो स्पष्ट दिखाते हैं कि कैसे माता पिता का रियल टाइम दखल विवाह को अंदर से खोखला कर रहा है। मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखती हूँ। ये सच है कि 65B का सर्टिफिकेशन डिजिटल साक्ष्य को कोर्ट में स्वीकार्य बनाता है, लेकिन हम डिजिटल फॉर्जरी या हेरफेर की आसानी को कैसे भूल सकते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कई फैसलों में ये स्पष्ट किया है कि केवल कुछ व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स को आधार बनाकर आप तलाक नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात है कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट से आपका क्या मतलब है यहाँ? अगर एक चार्ट में स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप दिख रहा है तो वो तो फैक्चुअल है ना। मतलब ये कि मान लीजिए पति पत्नी के बीच हफ्तों से कोई तनाव चल रहा है। पति लगातार मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। एक दिन पत्नी टूटकर अपनी माँ को कोई गुस्से भरा मैसेज करती है या माँ उसे पति को सबक सिखाने की कोई सलाह देती है। अब अगर आप सिर्फ उस एक दिन के स्क्रीनशॉट को कोर्ट में पेश कर दें तो संदर्भ के बिना तो वो पत्नी और उसकी माँ ही क्रूर और दखलंदाज साबित होंगी ना। इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी का भी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक संचार को विशेषाधिकार माना है। क्या हम चाहते हैं कि हर पति पत्नी अपने बेडरूम की हर बातचीत या अपनी माँ से की गई हर चैट को इस डर से फिल्टर करें कि कल को ये कोर्ट में सबूत बन सकती है? लेकिन विश्वास तो पहले ही खत्म हो चुका होता है जब मामला फैमिली कोर्ट की दहलीज तक पहुंचता है। प्राइवेसी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब प्राइवेसी की आड़ में मानसिक प्रताड़ना या झूठे केस बुने जा रहे हों तो न्याय के लिए सत्य का बाहर आना ज्यादा जरूरी है। अंततः यदि हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मेरा निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। और वो क्या है? वो ये है कि हम एक ऐसे युग में हैं जहां विवाह संस्थागत से ज्यादा व्यक्तिगत और कंपेनिनेट हो गए हैं। इस नई रियलिटी को एक नए कानूनी ढांचे की जरूरत है। व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल माध्यमों से बनी यह डिजिटल गर्भनाल वैवाहिक सीमाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है। ये निरंतर हस्तक्षेप तलाक की दरों को आसमान पर पहुंचा रहा है और हमारी लीगल प्रणाली को झूठे मुकदमों से पंगु बना रहा है। फैमिली लॉ को इसके साथ इवॉल्व होना ही होगा। बिना लिंग भेद के वास्तविक वित्तीय स्थिति पर आधारित जेंडर न्यूट्रल गुजारा भत्ता लागू करना और 498A के दुरुपयोग के खिलाफ कड़े सुरक्षा उपाय अपनाना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि समय की मांग है। और इसके जवाब में मेरा निष्कर्ष ये है कि फैमिली लॉ को इवॉल्व जरूर होना चाहिए, लेकिन अपनी आंखें मूंद कर नहीं। मैं मानती हूं कि डिजिटल कम्युनिकेशन ने नई जटिलताएं पैदा की हैं। वैवाहिक बाउंड्रीज का उल्लंघन होता है, लेकिन हमें उस संदर्भ को नहीं भूलना चाहिए जिसमें ये हो रहा है। पत्नी की मां का हस्तक्षेप हमेशा विवाह तोड़ने के लिए नहीं होता। ये अक्सर एक ऐसे घर में अपनी बेटी की रक्षा करने का हताश प्रयास होता है जहां वो अकेली महसूस करती है। कुछ अर्बन मामलों में दुरुपयोग के डर से अगर हम 498A जैसे कानूनों को कमजोर कर देंगे या जमीनी असमानता को नजरअंदाज करके जेंडर न्यूट्रल गुजारा भत्ता थोप देंगे तो हम उन लाखों महिलाओं को न्याय प्रणाली से बाहर कर देंगे। न्याय का तराजू केवल सिद्धांतों पर नहीं बल्कि समाज की वास्तविक स्थिति पर संतुलित होना चाहिए। एक बिंदु जिस पर मुझे लगता है कि हम दोनों बिना किसी शक के सहमत हैं वो है बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव। जब मैरिटल बाउंड्रीज टूटती हैं, दोनों परिवार आपस में भिड़ते हैं और सालों लंबी कानूनी लड़ाई चलती है तो सबसे गहरा और स्थायी आघात बच्चों को लगता है। आज फैमिली कोर्ट्स में पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम एक साइलेंट महामारी बन चुका है जहां बच्चों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एब्सोल्युटली, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हम पति पत्नी के अधिकारों की कितनी भी बहस कर लें, अंत में बच्चे ही इस क्रॉसफायर का सबसे बड़ा शिकार होते हैं।
इसी वजह से हमारी कानूनी व्यवस्था में शेयर्ड पेरेंटिंग की अवधारणा को मजबूती से लागू करने और विवाद अदालत तक पहुंचने से पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैरिटल बाउंड्रीज कैसे तय की जाएं, दोनों परिवारों का दखल कहाँ रोकना चाहिए और हमारी लीगल प्रणाली इस डिजिटल युग के साथ कैसे न्याय करे, ये एक सतत बहस है। हम अपने श्रोताओं, विशेषकर फैमिली लॉ प्रैक्टिशनर्स को ये सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं कि वे इस जटिल सामाजिक बदलाव और न्याय के बीच कैसे संतुलन साधते हैं। विवाह, तकनीक और कानून का ये त्रिकोण आगे क्या रूप लेगा, ये देखना बाकी है। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।